मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बड़े पा चैनल से आज मैं अपनी बात की शुरुआत हिंदी उर्दू के महान साहित्यकार, कलम का सिपाही, कुछ लोग कलम का बादशाह भी कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद के जन्म दिवस के मौके पर मैं मुंशी प्रेमचंद से ही अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। मुझे याद है कि लगभग 1990 से 95 के बीच की एक घटना, हमारे यहाँ एक होली फेथ पब्लिक स्कूल हुआ करती थी। उसमें एक प्रोग्राम था, मुंशी प्रेमचंद के जयंती के मौके पर ही मुझे भी बोलने के लिए कहा गया था और मैंने अपनी बात रखी थी। वक्ताओं के सुनने के बाद मैं जो उस समय प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद के हीरो जो उनकी रचनाओं में हुआ करते थे, घीसू, माधव, धनिया, गोबर, गणेश, जो भी उनके जो चित्रित किए हुए कैरेक्टर हुआ करते थे, मैंने अपने उस स्पीच में बताया था कि मुंशी प्रेमचंद के ये कलाकार अब भारत की खेत खलिहानों से निकल करके सड़कों और राज्य सत्ता के दीवारों के तरफ बढ़ने लगे। ऐसा मैंने अनुभव भी किया था। मैं जब कभी भी दिल्ली गया, वहां भी देखा कि लोग जो है संसद भवन तक मार्च कर रहे हैं। कलकत्ता की सड़कों पे देखा, लाल झंडे से पूरा कलकत्ता शहर पटा पड़ा है। और बिहार का पटना से लेकर के गांव-गांव के इलाकों में मैंने उस वक्त देखा था। और तब मुझे एहसास हो रहा था कि प्रेमचंद के घीसू, माधव, गोबर, धनिया सब के सब निकल पड़े, जबकि प्रेमचंद ने उनकी छटपटाहट, उनकी अकुलाहट, उनकी बेचैनी को गांव तक ही सीमित रखा था। प्रेमचंद नहीं देख पाए थे कि ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी निकलेंगे, लेकिन लोग निकल पड़े थे, ऐसा मैंने देखा था। लेकिन अफसोस, इधर के वर्षों में और खास करके इस वर्ष में जो मैं देख रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं वो अनुभव जो किया था, वो अनुभव मेरी झूठी थी, या फिर मृग मरीचिका की तरह महसूस हुआ था। आज ऐसा नहीं लग रहा है। ये मैं जो रीड किया हूं, मैं जो समझा अब तक, मैं प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद के जो कलाकार थे, प्रेमचंद के जो हीरो थे, नहीं निकल पाए, नहीं निकल रहे। ये अफसोस की बात है। कौन थे प्रेमचंद के हीरो? कौन थे प्रेमचंद के कलाकार? वही तो मजदूर क्लास था, वही तो खेतीहर किसान था, वही तो श्रम जो बेच करके और दाल रोटी की जुगाड़ करता है, वही तो था। आज इनकी अवस्था उससे भी खराब हो गई, उससे भी खत्म हो रही। कहते हैं शिक्षा का विकास हो रहा है, कहते हैं स्वास्थ्य का विकास हो रहा है, कहते हैं मस्तिष्क का विकास हो रहा है, कहते हैं विज्ञान का विकास हो रहा है, लेकिन इस जनरेशन का विकास कब होगा?
अपनी कलम को रगड़ रगड़ करके प्रेमचंद जिसको तराशने की कोशिश कर रहे थे वो तो टूटा का टूटा रह गया, वो तो वहीं मरा हुआ है, वहीं सड़ा हुआ है, सड़ने के लिए बेचैन है। अफसोस है मित्रों, मैं एक बात प्रेमचंद के संदर्भ में जो मेरी अपनी समझ थी, उस समझ में जो बात आई वो मैंने रखा। अब मैं प्रेमचंद के दार्शनिक अप्रोच के बारे में जरा बात करना चाहता हूं, प्रेमचंद की सोच के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रेमचंद के काल, जिस काल में प्रेमचंद 1880 में पैदा होकर के और 1936 तक के जो साहित्य की रचना, साहित्य की यात्रा की, साहित्य का अनुभव जो प्राप्त किया, अब थोड़ा सा उससे मैं ये रूबरू होना चाहता हूं जो मैं समझता हूं। सोजे वतन से लेकर गोदान तक, करबला नाटक वगैरह तक का जो सफ़र है प्रेमचंद का, उसमें 3 काल, 3 युग समाहित हैं। पहला सामंतवाद, दूसरा पूंजीवाद और तीसरा समाजवाद। यही 3 विचारों का, सामंतवाद एक विचारधारा, पूंजीवाद एक विचारधारा, समाजवाद एक विचारधारा, और ये विचार प्रेमचंद के अंदर उमड़ते घुमड़ते रहे हैं, उनके कलम के माध्यम से निकल करके इक्का दुक्का लगातार आते रहे। एक अजूबा बात हम देखते हैं प्रेमचंद में कि सामंतवाद की शोषण, टॉर्चर, सामंतवाद के अंदर की दुर्दशा प्रेमचंद को निखार देती है, प्रेमचंद को बहुत आगे ले जाती है। ठाकुर का कुआं, पूस की रात और भी अनेकों रचनाएं, सदगति, ये तो ऐसा लगता है कि ऐसा भी क्रूर से क्रूर व्यवस्था हो सकती है क्या? कफन, ये सामंतवादी सिस्टम का देन, एक ऐसी विचारधारा थी जहां मानव जगत किस कदर कुलबुला रहा था, कुचला जा रहा था, ये प्रेमचंद बहुत बारीकी से वहां दिखाते हैं। फिर उसके बाद देश के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई है उसको बड़ी व्यापक नज़रों से वो देखते हैं और बताते हैं। अपनी उपन्यास गबन में, जिसका मुख्य मोटो ही है कि गबन की कहानी गहनों से भी गहन है, वहाँ कलकत्ता में जुलूस निकल रहा है, उसको देख करके प्रेमचंद के जो हीरो हैं वो बोलते हैं, या हीरो से पूछती है एक खटिक कि बेटा ये जो जुलूस निकल रहा है, ये जो सुराज की बात हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जॉन के जगह गोविंद आके बैठ जाएंगे? जॉन की जगह गोविंद जो प्रेमचंद नाम रखते हैं, जॉन मीन्स अंग्रेज, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको भगाने की बात हो रही है, सुराज की बात हो रही है, इनके जगह पे जब देश आज़ाद होगा तो कहीं गोविंद मीन्स भारतीय, वो तो नहीं आके बैठ जाएंगे। ये आज सत्य है, यही हुआ, यही हो रहा है। गोविंद आज आकर बैठे हुए हैं। गोबर, घीसू, माधव, धनिया, ये सब नहीं है, ये वहीं के वहीं रह गए, छूट गए, 400 मील छूट गए। आने की ज़रूरत है। प्रेमचंद उनको जो कह रहे थे कि तुम्हें खड़ा होना होगा,
और मुझे भी लगा था कि खड़ा हो गया है, वहीं के वहीं छूट गया। तीसरी बात जो मैं समाजवाद की बात करता हूं, और ये जो आ गया अभी, ये पूंजीवाद आ गया, जिसको बहुत लोक लुभावन ढंग से बताया जाता है कि प्रजातंत्र है, आपके द्वारा है, आपके लिए है, आपका है, ये कहा जाता है। ये एक्चुअली पूंजीवाद है। लेकिन 1917 के रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। प्रेमचंद भी काफी प्रभावित थे, बहुत प्रभावित थे। बहुत कुछ तो उस पर उन्होंने ना लिखा, लेकिन अपने पत्र पत्रिकाओं, दोस्तों से बातचीत, दोस्तों को खत खतूत लिखने में, या कुछ संस्मरण, कुछ लेख के माध्यम से प्रेमचंद को हम वहां भी देखते हैं। महाजनी सभ्यता में साफ साफ कहते हैं कि मुनाफा पर आधारित अर्थव्यवस्था मानव जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, विज्ञान को मुक्त नहीं कर सकता, मनुष्य के श्रम का सही उपयोग नहीं कर सकता। महाजनी सभ्यता अगर आप देखें तो उसमें ये सारे चीज, शब्द उनके ही मैं बोल रहा हूं, ये बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें नजर आती है। अर्थात कहने का मतलब मेरा कि मित्रों, ये जो प्रेमचंद वहां कह रहे हैं महाजनी सभ्यता के माध्यम से कि एक सामंतवाद का अंत होना काफी नहीं है, जो आने वाली व्यवस्था होगी, जिसको सच्ची डेमोक्रेसी कहेंगे, वो होगी। लेकिन संशय उनके दिल दिमाग में था कि ये जो सिस्टम है, पूंजीवादी जो सिस्टम जिसको आज हम बोल रहे हैं, कहीं वो ना आ जाए। मतलब इस सिस्टम को बारीकी से वो समझ रहे थे और उस जमाने के नेताओं के आचरण को भी समझ रहे थे। एक रिसर्च का विषय है, मुझे अब तक तो उसमें कुछ हाथ नहीं लगे हैं। आजादी के आंदोलन में पूंजीवाद और समाजवाद, देश की आजादी के बाद जो व्यवस्था बनेगी वह पूंजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी व्यवस्था हो, आजादी के आंदोलन में जो इस विषयों पे समझ बूझ रखते थे, खास करके साहित्य की दुनिया में, तो मैं बताता हूं कि उस समय के समकालीन साहित्यकारों में प्रेमचंद के अलावे अल्लामा इकबाल भी हुआ करते थे। उर्दू के मशहूर शायर और साहित्य के नजरिए से मैं उनके बारे में डिटेल नहीं जानता, लेकिन उनकी एक दो पंक्तियां मुझे याद है। जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर सए गुले कंदुम को जला दो। ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कहने का सेंस अल्लामा इकबाल का ये था कि जिससे खेत से गेहूं की फसल लहलहा रही हो और दहका मतलब मजदूरों को रोटी मयस्सर नहीं हो, तो बेहतर है कि उस खेत के तमाम लहलहाते हुए गेहूं के बालियों को एकदम आग लगा करके खत्म करो। एक जज्बाती, एक परिवर्तनकारी सोच अल्लामा इकबाल के इस दो पंक्ति में नजर आता है, और वही काल है जहां प्रेमचंद हैं, वही काल है। अलग बात है कि वो लाहौर कराची के इलाके में रहे होंगे, भारत के लोग उनको पढ़ रहे होंगे और हिंदी भाषी प्रदेशों में प्रेमचंद को देख रहे होंगे, लेकिन वही काल है। इनके अलावे एक और महान कलम का बादशाह, शायद उन्होंने ही प्रेमचंद के बारे में कहा था, शरद चंद्र। वेस्ट बंगाल, बांग्ला भाषा में उन्होंने एक अजीब का जज्बात पैदा किया।
जिसकी हिंदी रूपांतर को मैंने लगभग उनकी सारी चीज़ों को पढ़ा है। मैं एक पाठक रहा हूँ, रचनाकार नहीं हूँ, लिखता नहीं हूँ। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है, जो कलम का सिपाही का जो उपनाम है, या यूं कहिए कि जो तगमा है, या यूं कहिए कि जो उनका सेकंड नाम है, शरद चंद्र ने ही उनको कहा था कि कलम का सिपाही। संभवतः कुछ कहानियों को पढ़ रहे होंगे शरद चंद्र, कभी हंसते होंगे, कभी अंदर में गुदगुदाते होंगे, कभी मनोदशा उदास होती होगी, कभी हो सकता है कि प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ते पढ़ते रोते होंगे, फिर हंसते होंगे। निकलता है अनायास बात, दिमाग में आती है बात कि गजब का कलम का बादशाह है भाई, गजब का। शरद चंद्र ने प्रेमचंद को कहा। नहीं मालूम है कि प्रेमचंद में और शरद चंद्र में कभी मुलाकात हुई अथवा नहीं। मैक्सिम गोर्की भी रसा के अंदर वही काल है। रशियन इवोल्यूशन संपत्तिवान, शक्तिशाली पूंजीपतियों के हजारों हजारों साल के दमन को कुचल देने वाला मजदूर क्लास जब हावी होता है, और ये हावी होने में जो विचारों को आगे बढ़ा करके ले जाने के लिए जो अग्रसर साहित्यकार हुए थे, टॉल्स्टॉय के बाद मैक्सिम गोर्की, वही काल है, प्रेमचंद का ही काल। और फिर बंगला में ही बंगाली कवि, फिलोसफर, संगीतकार, नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बरगद के तरह सबके ऊपर हावी रहे, वही काल है। स्वाभाविक है कि जो भारत की पृष्ठभूमि थी, भारत के जो हालात थे, भारत के छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का और अंग्रेजों का जो दमन था, तो उसके विरुद्ध छटपटाहट तो सब में थी। इसीलिए सबके अंदर, आप श्रीकांत को देखिए शरद चंद्र के नॉवेल में, देवदास को देखिए शरद चंद्र की किताबों में, पथ के दावेदार में सब्यसाची और भारती को देखिए, ये तो वही सब काल है। वहां से जो चीजें हमें मिली और विचार में जो साहित्यकारों का जो योगदान है, उसको देखिए, और देखने के बाद लगता है कि नहीं, अंधी राइटिंग नहीं हो रही थी। कलम का बादशाह कलम हाथ में लेकर के अंधभक्ति नहीं कर रहा था, सामने में उसके जीवन थे, सामने में उसके जीव थे, सामने में मजदूर था, सामने में किसान था, सामने में छात्र नौजवान था, उसको बता रहे थे कि देखो तुम्हारी आजादी को कोई हड़प न ले, कोई छीन न ले। नहीं है लोगों में वो जज्बात जो पूरे ये जो जन समुदाय अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा हुआ है, उसको मुक्त कर ले। मुक्ति की लड़ाई हमें नहीं लग रही है, ऐसी चीजें आती है। प्रेमचंद बताते हैं, बिहार के बारे में बताते हैं, हमारे यहां 1932-33 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। बिहार में हजारों हजार लोग मौत के गाल में चले गए थे, बहुत सारे घर टूट गए थे, तबाही सी आ गई थी। तो प्रेमचंद लिखते हैं कि मैं तो बिहार के हालात से काफ़ी पीड़ित हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के एक महात्मा हुआ करते हैं जो इस आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रहे हैं, नाम नहीं लेते हैं लेकिन महात्मा कहते हैं। वो बिहार की आपदा के बारे में ये कहते हैं कि बिहार में धर्म की फैलाव में कमी आ गई है, बिहारियों का धर्म से आस्था खत्म हो गई है, इसलिए
वहां भूकंप जैसी विपदा है। क्या कहेंगे आप? धर्म से आस्था खत्म हो जाना, विपत्तियों का आमंत्रण देना होता है क्या? हम धर्म पे के मार्ग पे ना चलें, इससे हमारा पूरा प्रदेश खतरा में चला जाएगा क्या? आज ऐसा नहीं लग रहा है क्या? पूरा विश्व कोरोना के चपेट में है। हमारा पूरा भारत इस कोरोना से ज्यादा भयभीत ये व्यवस्था कर रही है, जहां ना अस्पताल है, जहां ना डॉक्टर है, जहां ना दवाएं हैं, जहां ना सीटें हैं, बेड है। ये हमारा बिहार 13 जिला, लगभग 20 लाख घर बार तबाह हो गया बाढ़ से। इस सरकार को मालूम नहीं थी, आम आदमी को मालूम नहीं है कि हम बाढ़ के चपेट में हर साल आ जाते हैं। तो जहां बाढ़ आ जाने की खतरा है, जहां गांव डूब जाने की खतरा है, उस गांव को आप अलग हटा के बसाइए ना। जमीन की कमी है तो आप महात्मा जी के तरह कह दीजिएगा कि लोगों में धर्म के प्रति आस्था नहीं है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। आज देश के लोग जब सवाल उठाएंगे कि भूमि पूजन से कोरोना, भूमि पूजन से बाढ़ का आफत, भूमि पूजन से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भूमि पूजन से चाइना का अटैक रुक जाएगा, अगर ये सवाल आप करते हैं तो क्या ये इसका जवाब हो सकता है ना कि नहीं नहीं नहीं, आपको राम भूमि से मतलब नहीं है, इसलिए ये सब। कैसे ऐसे सोचेंगे? ये कैसे ऐसे सोच सकते हैं? मुश्किल बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपने लिए राजनीति करना होगा। आप तेजस्वी यादव के लिए राजनीति कदापि ना करें, आप नीतीश कुमार के लिए राजनीति ना करें, आप नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति ना करें, आप राहुल गांधी के लिए राजनीति ना करें, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और भी जो लोग हैं, ये सब के सब राजनीति आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। आपको अपने लिए राजनीति करने की जरूरत है। मैं खास करके छात्रों से ये अपील करता हूं, चूंकि आज का ये विषय प्रेमचंद पर है और प्रेमचंद को आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रेमचंद को आपको जानना पड़ेगा। फूल माला चढ़ा करके और 2 शब्द प्रेमचंद के बारे में कह देने से प्रेमचंद को जानना मुमकिन नहीं है। प्रेमचंद को पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद पुराना नहीं हुआ है, प्रेमचंद एकदम नया है। शरद चंद्र को पढ़ना पड़ेगा, पथ के दावेदार को पढ़ना पड़ेगा, श्रीकांत को पढ़ना पड़ेगा। श्रीकांत कौन है, देवदास कौन है, यह जानना पड़ेगा। मैक्सिम गोर्की को पढ़ना पड़ेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना पड़ेगा। भारत के जो प्रोग्रेसिव लोग उस दौर में थे उनको पढ़ना पड़ेगा। छात्रों, नौजवानों, मैं आपसे अपील करता हूं, हम जानते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भींचा हुआ मुट्ठी उठेगा। आपको उठना चाहिए। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ और आपसे मेरी जो अपील, हार्दिक अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।